नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ की जो नई औद्योगिक नीति बनी है 2024-30, उसे लेकर बहुत सी अभी बातें हो रही थी। हम देख रहे थे कि यह नीति लागू हुई थी 1 नवंबर 2024 को यह नीति लागू हुई थी और उसके बाद से ही ये कोशिश की जा रही है। उसके पीछे जो परिकल्पनाएं हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के विज़न 47 उसको लेकर ये नीति बनाई गई है। समग्र भारत के विकास से जुड़ी हुई परिकल्पनाओं को ज़मीन पर उतारने की, और वो भी अलग अलग क्षेत्रों में, सेक्टर्स में और नीतियों के तहत। तो इस नई नीति में क्या क्या था, इस पर तो हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में निवेश की वो सारी संभावनाएं खोजी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जाते हैं, पहले भी कुछ निवेश की बातें हुई थी, अभी जब मुख्यमंत्री लौटे हैं 3700 करोड़ से अधिक के निवेश की बात की जा रही है। सबसे बड़ी जो 2-3 बातें हैं उसमें मुझे ये लगा कि प्रदेश को हाईटी हब बनाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है। नया रायपुर जिस तरीके से डेवलप किया गया है 1.6 बिलियन डॉलर या फिर उससे भी अधिक की राशि पर, तो उससे जो भी अभी की जो स्थिति है वो कहा जा सकता है कि सर्व सुविधा संपन्न है वहाँ पर और ये सेक्टर्स आ सकते हैं। हेल्थ हब बनाने की बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, जो कि समझिए कि आज की इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम का या फिर जो महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रणाली का ही बड़ा हिस्सा उसका बने हुए हैं, उसकी भी बात हो रही है। कुल मिलाकर बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन उद्योग नीति में क्या क्या था आज हम फिर एक बार टटोलेंगे और साथ ही देखेंगे कि ये सारी अगर व्यवस्थाएं होती हैं, ये सारी संस्थाएं, इकाइयां यहाँ पर आती हैं, तो क्या कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि अभी तो ये बहुत ही प्रारंभिक शुरुआत है, लेकिन शुरुआत ही होती है, किसी चीज़ की शुरुआत ही होती है, तब वो अपने कहिए कि परिणाम तक पहुंचता है। तो चलिए आज इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस आयोजन में कई बड़ी कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रुचि दिखाई। सीएम विष्णुदेव साय ने कई बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों से बातचीत की और निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 3700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इनमें इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावना जताई गई। ग्रीन फ्यूल सेक्टर में 1350 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल में 500 करोड़, फूड प्रोसेसिंग में 200 करोड़ और आईटी क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। इससे प्रदेश में युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। बस्तर और सरगुजा को विशेष रूप से निवेश के बड़े क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि इन प्रस्तावों के तहत कंपनियों के साथ एमओयू भी हुए हैं, जिससे इंजीनियरिंग और आईटी क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक विकास नीति के तहत अब तक 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनमें आईटी, इंजीनियरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों का भी समावेश है। हाँ, कल बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी भी थे और हमारे अधिकारीगण थे और बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और वहाँ हम लोगों ने अपनी उद्योग नीति को रखी और उद्यमी और जो निवेशक काफ़ी आकर्षित हुए हैं और कल 3700 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उनको सौंपा गया है और कुछ कंपनियों से एमओयू भी हुआ है, जैसे नेस्कॉम है, आयशा है, टाई है और ये लोग इंजीनियरिंग और आईटी के क्षेत्र में यहाँ पर उद्योग डालेंगे। इस तरह से बहुत अच्छा हमारा ये इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रहा है और इसके पहले भी हम लोग दिल्ली और मुंबई में कर चुके हैं।
उसमें भी काफ़ी अच्छा रुझान। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए बयान दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि यह सभा केवल कागज पर ही चल रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोई भी निवेश नहीं हुआ है। कांग्रेस ने व्यंग कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में पिकनिक मना रहे हैं और सरकार केवल कागजी योजनाओं के साथ जनता को भ्रमित कर रही है। ये सिर्फ कागजों में एमओयू चल रही है। प्रदेश के किसी कोने में भी आप जाके देखेंगे, बस्तर से सरगुजा तक, कहीं पे भी कोई बाहर से उद्योगपति आकर छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो बता दे सरकार। बल्कि मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में जाकर पिकनिक बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के उद्योगपतियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, यहाँ के उद्योगपतियों को प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे, सब्सिडी नहीं दे पा रहे, और बाहर से उद्योगपतियों को यहाँ पर लाके स्थापित करने का बाद, मैं समझता हूँ इन्वेस्ट करने का बाद, ये पूरी तरह से कोरी कल्पना है कि इस भय का माहौल में, इस परिस्थिति में कोई भी बाहर से उद्योगपति यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के विजन 2047 विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं ढूंढ रही है। सरकार आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ग्रीन फ्यूल, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों को प्रदेश में युवाओं के लिए बड़े रोजगार के रूप में देख रही है। प्रदेश को हेल्थ हब बनाने की परिकल्पना भी सरकार की नई प्राथमिकताओं की ओर संकेत कर रही है। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में ये निवेश प्रदेश में राजस्व वृद्धि के साथ खुद को रोजगार से कितना जोड़ पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस। तो बात यही है। चलिए मैं सीधे चर्चा पर आ जाता हूं। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का। मेरे साथ जुड़े हुए हैं गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी स्वागत है आपका। अनिल चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ अजय चंद्राकर सर हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आप भी हमें समझाएंगे, बताइएगा सर। शुरुआत मैं किससे करूं? गंधर्व जी, बैज साहब भी कुछ कह रहे थे तो मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। गंधर्व जी, उन्हीं का आप जवाब दे लीजिए। वो कह रहे थे अभी, दीपक बैज को आपने सुना होगा। हालांकि मैं बहुत कुछ देख रहा था, कुछ ऐसी बातें हैं जो बताना मैं ठीक समझता हूं। और चूंकि अनिल चौहान जी भी जुड़े हुए हैं, तो मेगा अल्ट्रा प्रोजेक्ट की जो स्थापना की एक जो बात की गई थी, ये 2019 में 7 जुलाई 2022 को एक नीति, जो उस समय एक नीति में इसे समाहित किया गया था, बी स्पोक थी वो नीति। मतलब इसके अंतर्गत वो अवसर प्रदान किए जाना था जिसमें कि विशेष प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था की जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार जब ये नीति बनी है, नई नीति बनी है, तो 20 के तहत जो भी अवसर दिए जा रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स जो भी आते हैं, और भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा, एमएसएमई की भी बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि ये व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें 30 से 40% के स्थायी पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जो 200 से 240 करोड़ रुपए भी हो सकती है। ये एक बात की गई है। मतलब मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, पावर स्टील प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करना। लेकिन जवाब आप यहाँ से शुरू करिए गंधर्व जी। बात ये कि 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी हुआ है क्या? एमओयू ही हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है? मेरा सवाल नहीं है। दीपक बैज आपसे पूछ रहे थे कि 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या? दूसरा महत्वपूर्ण बताइएगा, ये तो राजनीतिक प्रश्न है, आप भी यही सवाल करते थे कि इस इन्वेस्टमेंट, निवेश के जरिए रोजगार का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कितने रोजगार सृजित किए जाएंगे? गंधर्व जी। सर्वप्रथम सभी जितने हमारे साथी बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो उद्योग नीति और ये सारी चीजें हो रही हैं, उस सेंट्रल इंडिया के हार्ट में हमारा छत्तीसगढ़ आता है जी। तो उसके लिए जो सेंट्रल इंडिया के हार्ट का आईटी हब होगा,
ऐसी कल्पना के साथ नया रायपुर का निर्माण किया गया था। 498 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को आईटी हब में बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें की गई। तो 2014 से ये चीजें चालू की। उस समय हमारे पास 12 इन्वेस्टर्स थे, 12 प्रमुख इन्वेस्टर कंपनियां थी जो यहाँ पर वो सभी चीजों को करने के लिए आई हुई थी। उसमें से ये सारी चीजें चलती रही, उसमें जो विकास कार्य होने थे उस समय हुए 2014 के बाद से आगे चल करके 2015-16 में बहुत सारे लोगों से एमओयू हुआ, सारी चीजें तय हुई, क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन वर्ष 2020 आते तक के उसमें से 7 इन्वेस्टर जो थे वो वापस चले जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या बताते हैं कि हमें जब यहाँ पर बिजली की आवश्यकता हुई, हमने 70 किलोवाट का सप्लाई मांगा, कांस्टेंट सप्लाई मिले ताकि हम अपना आईटी हब यहाँ पर सुचारू रूप से चला सकें, तो वो उपलब्ध कराने के लिए हमें यहाँ अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सरकार का किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर जिस प्रकार के वादे किए गए थे वो सारी चीजें नहीं हो रही। केएस कोठारी जी करके एक इन्वेस्टर थे, वो तो यहाँ तक के मेक इन इंडिया के माध्यम से उन्होंने कमिटमेंट किया था कि छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में इन्वेस्ट करेंगे। वो कोर्ट जाना पड़ गया उनको। यहाँ अटल नगर विकास प्राधिकरण के जो इंजीनियर हैं वो शासन प्रशासन के दबाव में हमें काम करने नहीं दे रहे। तो इस प्रकार की चीजें हुई हैं, तो वो सारे इन्वेस्टर चले गए। आप गूगल में या कहीं भी डालेंगे कि नया रायपुर को क्या हुआ, तो सब यही बोलेंगे 2020 में नया रायपुर का जो आईटी हब प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। उसके बाद भी यहाँ अभी की बात करूं वर्तमान में, तो मार्च 2024 में हैदराबाद बेस्ड एक आईटी कंपनी है जिसमें 1500 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, वो नया रायपुर में अभी चल रही है। उसके साथ ही साथ जितने इन्वेस्टर समिट हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे छत्तीसगढ़ में जो एनर्जी समिट हुआ था, और ये अभी वर्तमान में बेंगलुरु का समिट, सबका जब आप कुल करते हैं तो 4,40,000 करोड़ के लगभग का इन्वेस्टमेंट का प्लान। तो वो सभी तरीके से उनको जो कमिटमेंट की गई है नई उद्योग नीति के तहत कि उनको यहाँ पर सब्सिडी में लैंड दिया जाएगा, उनके साथ टैक्स में भी रिबेट दिए जाएंगे, यहाँ पर वो आएंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिलेगा, वाटर सप्लाई, सारी चीजों को। तो जिस प्रकार की चीजें थी उस समय, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ट्रिपल आईटी है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट पूल बाहर से लाने की बिल्कुल नहीं है, बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत है। और ये डाटा आज ही हमने प्राप्त किया कि छत्तीसगढ़ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं, टेक ग्रेजुएट्स हैं, उनमें से 50 से 55% तो आज दूसरे राज्यों में और विदेशों में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो तो सर्वविदित है। लोग हैं 25 से 30% जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपना प्रोफेशन बदल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ उनको रोजगार की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। चलिए सर गंधर जी मैं ये कह रहा हूँ अब ये पूरी जिम्मेदारी आपकी, उन्होंने क्या किया चलिए छोड़िए, अब ये पूरी जिम्मेदारी आपकी। 1-2 साल में ये करके दिखाइए, 5 साल में करके दिखाइए कि भाई वो जो युवा था जो स्नातक है इंजीनियरिंग या फिर ट्रिपल आईटी है, आईआईटी है, वो यहाँ रहे। आप इतना बढ़िया उसे पैकेज दीजिए और वो सारी सुविधाएं दीजिए, रुकेगा, वो घर पर रहना चाहता है। अनिल जी एक बात बताइए, ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, मैंने तो देखा है सर वो सिंगल विंडो सिस्टम, मैं पता नहीं कब से सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे होंगे सिंगल विंडो, और मैंने अभी देखा था कि फिर ये बात दोहराई गई है शासकीय हस्तक्षेप न्यूनतम। हर बार मैं देखता हूँ, हर बार की ये जो औद्योगिक नीति बनती है, चाहे वो आप बनाएं चाहे कोई बनाए, ये बनाएं, हर बार ये रहता है कि शासकीय हस्तक्षेप न्यूनतम रखा जाएगा, चीज़ें ऑनलाइन होगी। चलिए उस समय 2003-08 उसमें नहीं होता था ये, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैनुअल ही होती थी, लेकिन अब जब ये आईटी का है, टेक्नोलॉजी का समय है, तो ये जो वापस चले गए ये एक बात है। लेकिन एक बात मैं आपको ही बता दूं गंधर जी, लॉकडाउन के समय जब पूरा देश रुका हुआ था, उस समय छत्तीसगढ़ में 27 लाख टन स्टील का प्रोडक्शन हुआ था, जो कि देश के सर्वाधिक राज्यों में से एक था। तो उद्योग चल रहे थे। आप जो बता रहे हैं कुछ स्थितियां बनी होंगी, बता दीजिए, जवाब दे लीजिए अनिल जी। देखिए संजय जी, जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली और मुंबई में माननीय मुख्यमंत्री जी का इन्वेस्टर्स के साथ देखा, उसके बाद 1 रुपए भी नहीं आया। इसी तरह हम लोग देखते थे रमन सिंह जी के समय में रतन जोत पेट्रोल, और इस तरह से एमओयू की बात आती थी कि हजारों करोड़ आ रहा है और अब हम रतन जोत से पेट्रोल डीजल बना देंगे, इस तरह की बातें आती थी। आखिर में वो सब फ्लॉप निकली। महत्वपूर्ण बात समझने की है कि अभी कह रहे थे कि आईटी सेक्टर्स के युवा बाहर जा रहे हैं। आप देखिए कि सन 2000 में प्रदेश बना,
2003 तक इसके स्थापित होते तक हम सरकार में थे निश्चित रूप से। उसके बाद 15 सालों तक रमन सिंह जी की सरकार थी और अभी लगभग 15-16 महीनों से है। तो सर्वाधिक शासन आपने किया छत्तीसगढ़ में। हमने तो 2 साल कोविड के भूपेश बघेल जी की सरकार में बिताए और आप ही बता रहे हैं कि साहब यहाँ का बेरोजगार बाहर क्यों जा रहा है। वो अनिल जी, वो खाली एक बात बता रहे थे, आपकी उनकी बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एक बात बता रहे थे कि ये स्थिति है प्रदेश में। नहीं तो मैं ओवरऑल में ये कहना चाहता था संजय जी कि ये एमओयू की बात होना, हजारों करोड़ के इन्वेस्टर्स की बात करना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आप अगर एक चीज देखें, हर सरकार दिखाती है क्या सपने? ये सिर्फ आप देखें, ये हर सरकार दिखाती है क्या सपने? देखिए, हर सरकार एक प्रपोजल लाती है, प्रयास करती है, और अभी ये जो 2024 में बता रहे हैं कि हैदराबाद की एक कंपनी चल रही है, वो कांग्रेस के समय का एमओयू है। दूसरी बात आप एक चीज देखिएगा, आप डबल इंजन की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी बात तरफ क्या होता है, 15-16 महीनों में स्टील इंडस्ट्री स्ट्राइक पे जाती है, सीमेंट इंडस्ट्री स्ट्राइक पे जाती है, उनको आप एक समुचित वातावरण नहीं दे पा रहे हैं। बिजली की दरों में आप 3 बार वृद्धि करते हैं सिर्फ 15-16 महीनों में। आप बिजली, पानी, कच्चा माल या सुशासन कह लीजिए, एक जो कहना चाहिए कि उद्योगों को एक जो स्वस्थ वातावरण चाहिए, क्या ये सरकार 15-16 महीनों में दे पाई? ये बड़ा सवाल है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हो, आप उठाकर देख लीजिए। इनकी ही सरकार के, इनके ही दल के विधायकों ने सवाल उठाया, साहब सीमेंट के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल ये है संजय जी कि छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग जिसको हम कह लें, जो यहाँ के युवा हैं, क्या उनको लोन देने की दिशा में, उनको एस्टेब्लिश करने की दिशा में कोई काम हुआ? स्थानीय उद्योग जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रन कर रहे थे, क्या उनको रोका नहीं गया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया, उनको स्ट्राइक नहीं करनी पड़ी? आप राइस मिलर्स का उदाहरण देख लीजिए, उनके यहाँ छापेमारी करना, उन खुलेआम उन्होंने कहा हमारा दमन किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है। तो आप किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में देख लीजिए, छोटे से लेके बड़े तक सबको परेशान किया गया। हाँ, एक तरक्की हम लोगों ने देखी कि हसदेव अरण्य में इसके पहले की सरकार बनती, सिर्फ बहुमत मिला और वहां बुलडोजर चलने लगे, जंगल कटने लगे, मुख्यमंत्री भी तय नहीं हुआ। तो 1-2 व्यक्तियों के लिए नीतियां बनाई गई, उनके अनुकूल वातावरण बनाया गया, वो अलग विषय है। लेकिन इस तरह के इन्वेस्टर्स को लेकर जो ये आयोजन होते हैं, दिल्ली, मुंबई हुआ, बेंगलुरु हुआ, लेकिन हम व्यवहारिक तौर पर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती। अगर उठाए तो उसका स्वागत है। ठीक है। दिल्ली, मुंबई में जो हुआ उसके बाद अगर ठीक है अनिल जी, 100 करोड़ का भी अजय जी से पूछ लेता हूं, अजय जी से। हालांकि आपके भी जो बड़े नेता हैं गहलोत, वो आए हुए थे तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिलने, आश्वासन मिला था कि नहीं भाई आपका पावर प्रोजेक्ट है, हम चलने देंगे, कुछ नहीं होगा। काम तब भी चल रहा था जब उस समय तो उप मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उनको वहाँ खड़ा होकर कहना पड़ा कि पहली गोली मेरे ऊपर चलेगी। तो सब चलता है सर राजनीति में। आप लोग कहते हैं कि उसके समय इसके समय, वो शुरू कब होता है, क्या होता है, समझ में नहीं आता है। अजय चंद्राकर जी, एक बात बताइएगा अब ये तो बात हो गई राजनीति की, बहुत सारी ऐसी बात हो गई। ये जो औद्योगिक नीति है, ये जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ये जो कंपनियां आ रही हैं, नेस्कॉम है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एसोसिएशन है, द इंडस एंटरप्रेन्योर है, ये ऐसी जब कंपनीज आ रही हैं, अलग अलग सेक्टर्स में आ रही हैं, टेक्सटाइल में आ रही हैं, ग्रीन फ्यूल्स में आ रही हैं, सेमीकंडक्टर्स में आ रही हैं, फूड प्रोसेसिंग में आ रही हैं, तो निश्चित रूप से, और देखिए उसके लिए जो व्यवस्था मैं देख रहा था, वो 3 ब्लॉक बांटे गए हैं उसमें, और 3 ब्लॉक 3 समूहों में उन्हें रखा गया है, और तीनों समूहों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं कि उसमें कौन से उद्योग लगेंगे, क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, और वहाँ उपस्थित उद्योगों के हिसाब से। एक जो बात मैं शुरू में कह रहा था, अजय जी आप बताइएगा, थोड़ा सा समझाइएगा, ये जो 3 से 40% स्थायी पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति की बात की गई है, जो भी उद्योग लगता है स्थायी पूंजी उसमें होती है, मशीन, उपकरण, अन्य जो सामग्रियाँ, जो स्थायी अधोसंरचना होती है, तो स्थायी पूंजी की प्रतिपूर्ति की 30 से 40% बात की गई है। 200 से 240 करोड़ के लगभग ये बात की गई है। 5 से 12 वर्षों तक CGST की प्रतिपूर्ति की बात की गई है। तो क्या लगता है कि ये जो नीतियां ऐसी बनती हैं तो इससे आकर्षित होंगे निवेशक? बिल्कुल संजय जी, एक्चुअली 5 महीना भी नहीं हुआ है इस सरकार के द्वारा जो नई उद्योग नीति लाई गई जी, और इस दरमियान जिस तरह से एक तरफ हम देखते हैं कि विषम परिस्थितियां जी, मैं सिर्फ अगर 10 साल की बात करूं जी, तो 10 साल में जहां 61,780 उद्योगपति, अरबपति देश छोड़ करके चले गए, जहां
हम नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं और समझो 8 मतलब 8.5 लाख विद्यार्थी इसी वर्ष चले गए, 22 लाख काम की तलाश में दूसरे देश चले जाते हैं, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो पहल किया जा रहा है निवेश का, और वो भी निवेश प्राइवेट निवेश जी। एक तरफ हम अभी छत्तीसगढ़ का बजट देखे, पूंजीगत व्यय की बात हुई 26,341 करोड़ जी, और साथ ही साथ ये निजी पूंजी निवेश आता है, उसके अलग अलग सेक्टर हैं, इनका तो वेलकम ही होना चाहिए जी। और जब वेलकम होगा तो सरकार, आप बहुत बढ़िया एक सेंटेंस बोले कि सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होगा, लेकिन व्यवहार दूसरी बात है। व्यवहार आज देखिए, जो अरबपति भारत छोड़ के जा रहे हैं, कारण क्या है? ये टैक्स है जी। और साफ शब्द में कहूं, राजनीतिक नफरत जी या राजनीतिक असुरक्षा, जिसके ऊपर सुरक्षा की परिस्थिति, अनिल जी जिसके तरफ इशारा कर रहे थे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो उससे कनेक्टिंग जो है, लाइफ स्टाइल या उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी, अंत में हम यही कह सकते हैं, हेल्थ केयर का भी आज जिक्र हुआ, बढ़िया डिस्कशन है, और इसमें अंत में आता है ओवरऑल शांति। सरकार यह तो देने के लिए तैयार है, और जहां जहां ये जो मेजर बिंदु है, इसमें इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है, करना चाहिए लेकिन मल्टीपल ब्यूरोक्रेसी, संजय जी आज भी मल्टीपल ब्यूरोक्रेसी जो है, आज देखिए अमेरिका जिस तरह से अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट ही समाप्त कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका कहना है कि ये एड देने का काम करते हैं, स्कॉलरशिप देने का काम करते हैं, ये काम तो बैंक भी कर सकता है जी। तो मल्टीपल जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कटौती की आवश्यकता है निजी निवेश के लिए, वो हस्तक्षेप ना करे, और यहीं से फिर मल्टीपल ब्यूरोक्रेसी होती है तो करप्शन दिखाई देता है जी। तो मूल बात यह है, निवेश, मुझे पामलपति वेंकट नरसिम्हा जी याद आते हैं, वो बोले या तो अकेले चलो या दुनिया जिधर जा रही उधर चले। वर्तमान समय में ये 2 अप्रैल का सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भी ऑटो सेक्टर में जिस तरह से 25% टैरिफ की बात हो रही है जी। तो इन सबको देखते हुए ये जो कंपनी छत्तीसगढ़ में आ रही है, तो आने के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को यहाँ के, हम कह सकते हैं, राजस्व में वृद्धि होगी, स्टेट जीएसटी में वृद्धि होगी, या हाँ एक बात का और ख्याल रखना है, इन्फ्लेशन सेंट्रल का जो है स्टेट के इन्फ्लेशन को भी आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा, ताकि वो कुछ मुनाफा लेकर के जाएंगे। बिल्कुल। हालांकि इसमें एक व्यवस्था की गई है, जो कि मैं देख रहा था, जो नई नीति है, इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है कि जो अकुशल जो श्रमिक हैं, न्यूनतम 100%, पूरे 100% छत्तीसगढ़ से ही, प्रदेश से ही भरे जाने हैं। जो कुशल श्रमिक हैं 70% प्रदेश से ही रखे जाने हैं, और जो प्रबंधन और प्रशासकीय कार्यों में लगे हुए हैं कम से कम 40% प्रदेश से लिए जाने हैं। ये एक बाध्यता उसमें रखी गई है, एक शर्त रखी गई है, तो निश्चित रूप से रोजगार का सृजन होगा। और मैं ये भी देख रहा था, जो रोजगार की बात अभी अनिल जी कह रहे थे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो भी युवा हैं, उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से औद्योगिक क्षेत्र में उन्हें उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि दी जाएगी। और भी जो बहुत सी बातें हैं कि जो अग्निवीर में जो जवान गए थे, जो युवा हैं, और जो नक्सल पीड़ित परिवार के युवा हैं, उनके लिए भी विशेष प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे बिंदु हैं, इसमें बड़ा विस्तार से है। इसमें एक बार लेकिन बताइएगा, एक जो आशंका है गंधर्व जी, मैं तकनीकी विषयों पर नहीं जाऊँगा, जो व्यवहारिक विषय होते हैं मैं उसकी चर्चा ही करूँगा आपसे। यह कि शुरू से देखिए अंत तक निवेश हतोत्साहित होता है सिर्फ और सिर्फ एक तो प्रदेश का जो वातावरण है, अगर प्रदेश में हिंसा ज़्यादा है, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तब एक विषय होता है, या फिर दूसरा मान लीजिए सर ये सारी चीज़ें हों लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, प्रशासकीय हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, तब ऐसे में भी निवेश हतोत्साहित होता है। तो इसके लिए कोई का ठोस विजन बनाए कि नहीं, इनसे कोई बात करेगा ही नहीं सिवाय फलाने व्यक्ति के, या सीधे मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे, उद्योग मंत्री भी नहीं। देखिए, हमारा पहले से इसमें स्टैंड रहा है कि
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूरी तरीके से उनको प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी तरीके का इसमें टॉलरेंस नहीं किया जाएगा कि अगर कोई आके यहाँ पर उद्योगपति अपना इन्वेस्टमेंट, मेरे ख्याल से इसमें अजय जी एक बात बताइएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मेरे ख्याल से भारत की रैंकिंग 6 थी, अभी वो ऊपर आई है कि नीचे गई है? अभी ऊपर तो आई है, ऊपर आई है, लेकिन जी लेकिन मूल बात यह है, मेक इन इंडिया जो है हमारे यहाँ, मेक इन इंडिया की सर्वत्र प्रशंसा है। इवन लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट के द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई। लेकिन यहाँ पर आप जो संकेत दिए ना, ये जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति ही उसमें संवाद करे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना। बिल्कुल, गंधर्व जी कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, निश्चित तौर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऐसा कोशिश की जाएगी कि सरकार का उसमें हस्तक्षेप कम हो। पर हाँ, ये भी जरूर ध्यान रखा जाएगा कि जिस प्रकार के मेमोरेंडम और कमिटमेंट लिए गए हैं कि भाई 70% यहाँ के लोग रहे, 100% यहाँ के लोग रहे, 40% यहाँ के लोग रहे, उन सभी चीजों का अनुपालन किया जाए, उन सभी चीजों में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, और कहीं कोई गड़बड़ करने का या किसी तरीके से इस चीज का दुरुपयोग करने का प्रयास होगा तो निश्चित तौर पे वहां पर जो शासन का अपना काम है वो शासन करने के लिए, उसके लिए भी प्रतिबद्ध है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ हमारा बहुत ही बड़ा आईटी हब बनेगा। ठीक है, एक बात बताइए अनिल चौहान जी, ये जो आप जो बातें कह रहे थे, ये भी जो बता रहे थे गंधर्व जी, वो आया वो चला गया, आप भी कह रहे थे कि इतने दिनों में क्या हुआ, ये सब करना था, इतने साल उनके, उतने साल उनके। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि कुछ बड़े जो स्थापित उद्योग हैं उनके अलावा शुरू से अंत तक हम बात करते हैं कि वैसे उद्योग नहीं आ पाए थे जिन्हें हम अभी आता देख रहे हैं, अभी हम आता देख रहे हैं, जिनकी बात हो रही है, जिन कंपनीज की, वो दिखाई दे रहे हैं कि वो आ रहे हैं। इससे पहले तो आपने देखा था अदानी ने भी खुद आगे चलकर अपनी उनके साथ घोषणा हुई थी, वो भी एक जो उन्होंने ऐलान किया था 75,000 करोड़ के निवेश की बात की थी, 10,000 करोड़ CSR मद में देने की बात कही थी, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन तमाम उन्होंने कहा था, पावर सेक्टर में भी, तो वो भी एक बात हुई थी। तो अब लग रहा है क्या कि छत्तीसगढ़ में ये जो निवेश हैं वो अब गंभीरता से आ रहे हैं? संजय जी, मैं फिर कहूंगा कि आने की संभावना और आने में अंतर है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ का वातावरण है, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए आप, चाहे अफसरशाही अपनी चरम पर है, या कह लीजिए शक्ति के केंद्र बटे हुए हैं। सर ऐसा अगर कहेंगे अनिल जी तो आप प्रदेश की छवि खराब नहीं कर रहे हैं। आप भाई दूसरे प्रदेशों में बैठा निवेशक, इसलिए कह रहा हूं, विदेशों में बैठा निवेशक, सर यहाँ थोड़ा पार्टी लाइन से हट जाइए। ये प्रदेश की समृद्धि और प्रदेश की आपको बताना चाहता जी गरिमा का सवाल है। हम लोग 2002, अभी आपने रैंकिंग की बात की विश्व में, मनमोहन सिंह जी जब 2013 में कहते थे कि हम 8% की विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी 8% है, और आने वाले 8-10 सालों में जब विश्व के सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में होंगे तो हमारी ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा होगी, क्योंकि चाइना ने भी ये मेंटेन किया था। आज विश्व का सबसे ज्यादा युवा चाइना से भी ज्यादा हिंदुस्तान में है, और मोदी जी की सरकार है, लेकिन वो 8% भी नीचे चला आया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो वर्किंग हैंड्स हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के पास है, उसके बाद भी अगर हम इस ग्रोथ रेट में हैं तो मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे। दूसरी बात देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह का वातावरण, ये वातावरण बनाना चाहिए कि जो उद्योगपति हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको इतना हेल्दी वातावरण देना चाहिए कि उनको देखकर उनके माध्यम से दूसरे उद्योगपति भी आकर्षित होते हैं कि साहब कोविड में भी लोहे का इतना उत्पादन कैसे हो गया, सरिया का, जैसा आपने वो विषय उठाया था, तो लोगों को लगा कि हाँ यार छत्तीसगढ़ में अनुकूल वातावरण है, कोविड जैसी महामारी के बाद भी इतना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, शायद अच्छा वातावरण है। वो वातावरण मेंटेन करना मुझे कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार में कठिन लग रहा है। संजय जी, एक प्रैक्टिकल बात है, मैंने बड़े अधिकारियों के मुंह से सुना है कि स्थिति यह बनती है कि मुख्यमंत्री के पास जाए, कि दोनों उप मुख्यमंत्री के पास, कि ओपी चौधरी के पास, और जब पावर सेंटर बढ़ जाता है और अधिकारी किसी एक की सुनने को तैयार नहीं होते, ऐसी राजनीतिक परिस्थिति घातक होती है प्रदेश के लिए। मैं भी चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों को काम मिले, हम ज्यादा आगे बढ़े। ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है मेरी, मिलकर काम करना पड़ेगा अनिल जी, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं इस लोकप्रिय चैनल पर। दूसरी बात देखिए कि जो हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं या ऑल इंडिया लेवल पे चल रहे हैं, जीएसटी का मकर जाल और इनकम टैक्स, ये जो टैक्सेशन प्रोसेस है हमारी, ये दोनों कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर रही हैं। जो उद्योगपतियों का पलायन है उसका बड़ा कारण ये भी है, कहीं ना कहीं इसको ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। और देखिए, इसका एक बड़ा उदाहरण और आपको देता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कहा है
कि ये जितने सिविल साइट के हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आईटी हो, इनकम टैक्स हो, इसके लिए वो संविधान पीठ में एक मसौदा भेजे हैं कि इनको गिरफ्तारी का हक छीन लेना चाहिए। जब तक इनके पास गिरफ्तारी का हक रहेगा, ये फोर्स की तरह काम करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों को अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाएगा और ये उनको हतोत्साहित करते रहेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जेल में डालेंगे तो इनकी शक्तियां थोड़ी सी अनलिमिटेड हो जा रही हैं। तो देखिए, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस व्यवस्था से चिंतित है और पुरानी व्यवस्था लौटाना चाहता है कि अधिकार इनको ना रहे, अगर इनको लगता भी है तो ये सारे सबूतों के साथ पुलिस के पास जाएं या पुलिस उनको गिरफ्तार करे या ऐसी कोई भी फोर्स हो जो वो गिरफ्तार करे। तो देखिए, ओवरऑल में संजय जी मेरा कहना यह है कि ऑल इंडिया लेवल पे भी और प्रदेश के स्तर पर भी हमको एक अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा। लगना चाहिए उद्योगपतियों को कि हाँ, हम छत्तीसगढ़ में काम करेंगे तो हमें हैंड्स मिलेंगे, हमें एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा। वो माहौल नहीं दिख रहा है। 2-3 लोगों के लिए ही जब काम होने लगे, उनके हिसाब से पॉलिसी बनने लगे, तो और जो उद्योगपति है वो कहीं ना कहीं सहम जाते हैं। या तो वो मदर संस्था रहती है और वो जो कहना चाहिए कि 2-3 बना के रखते हैं डमी कंपनियां, वो आ सकती हैं, उनके कहना चाहिए उनके भागीदार आ सकते हैं, लेकिन नए लोग इन्वेस्ट करने में डरते रहते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि स्वस्थ वातावरण बनना चाहिए एक प्रदेश में। जी ठीक है अनिल जी, एक बात बताइएगा अजय जी, ये जो जितनी बातें कही अनिल जी भी परिचित हैं इन सारी बातों से, जो वो कह रहे थे सब भली भांति समझते हैं, वो भी विद्वान व्यक्ति हैं। एक बात बताइएगा कि इस बार मैं देख रहा था इस औद्योगिक नीति में बहुत से विषय हैं। मैं तो देख रहा था कि रोजगार मूलक प्रशिक्षण के लिए भी उन कंपनियों को भी, मैंने जैसा कहा कि उनको प्रतिपूर्ति की जानी है, जो उनकी पूंजी स्थायी पूंजी है, तो उसमें साथ साथ रोजगार मूलक जो भी कार्यक्रम होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, प्रतिमाह बेरोजगारों को दिया जाना है उनके रोजगार के प्रशिक्षण के लिए, ये सब है। लेकिन मैं देख रहा था बस्तर को भी बड़ा फोकस इसमें किया गया है। और अभी जब बातें हो रही थी बहुत से, जब अभी समिट में गए थे मुख्यमंत्री भी, तब वहाँ भी ये सब कुछ बातें आई थी। जगदलपुर के पास करीब 118 एकड़ भूमि पर एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। मकसद यही है कि युवाओं को, वहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना, जो कि हिंसक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं रोजगार के अभाव में। और साथ ही साथ मैं देख रहा था बस्तर के और भी जो अलग अलग विषय हैं उनको फोकस किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा फूड प्रोसेसिंग, जो खाद्य प्रसंस्करण केंद्र हैं, तो बस्तर अपने आप में जो संसाधन हैं, खनिज संसाधन है वो तो है ही, प्राकृतिक संसाधन इस प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, फल हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में है। तो उन वैसे भी प्रसंस्करण के उद्योग आ रहे हैं। तो ये लगता है क्या कि ये जो एक कदम होता है कि मैदानी क्षेत्रों के अलावा वो क्षेत्र पहले शांत किए जाएं, तब प्रदेश में निवेश की संभावनाएं और बढ़ेंगी। बिल्कुल, यह तो बेसिक है संजय जी। एक नामिकल हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि वहां पर शांति बहाल हो जी। और शांति के बहाली के साथ ही साथ अभी देखिए, मैं वर्तमान परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कंपेयर करता हूं जी। जो उद्योग नीति छत्तीसगढ़ की शासन बनाई है, अभी अमेरिका में जो उद्योग नीति बना है लेटेस्ट सरकार ट्रंप जी के आने के बाद जी, उनका वो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपने उद्योगों को बढ़ावा स्थापना के लिए जो बिल पास की, बिल पास करने के बाद जो ये तरह तरह की आर्यताएं वहां की भी ब्यूरोक्रेसी लगा रही थी, उनका कहना था ये सब खत्म करो, बिल पास हुआ, पहले इन्वेस्टर को आने दीजिए, आने दे, वो इन्वेस्ट करें, उसके बाद आपस में संवाद कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिक अंतर दिख रहा है। हमें भी उसी तरह से अब अवेयर होना पड़ेगा। तीसरी बात, सरकार के पक्ष में ये है, बढ़िया बात है कि वो दौर बीत गया संजय जी, जब ट्रेड यूनियन या इंटक के रूप में या तरह तरह के संगठन पहले काम रोको का जो चलता था, बंद हड़ताल, वो चीज अब नहीं है। तो इसमें जहां कहीं भी और कोई गुंजाइश है अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, वो बनाना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी से, निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी को भी अब स्मार्ट बनाना है और निर्णय ये चीफ मिनिस्टर के ही हाथ में होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर मैं कहूं तो पूरा सार ये आता है कि पहले अगर निवेशकों को बुलाना है, निवेश की स्थिति यहां बनानी है, वातावरण बनाना है, तो आपको विश्वास जीतना पड़ेगा और जो कहा उस पर खरा उतरना पड़ेगा। तो ठीक है सर, चर्चा तो लंबी हो सकती है, बड़ा विषय है, बहुत से विषय अभी भी छूटे हुए हैं, फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद।
गंधर्व पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ अजय चंद्राकर जी, सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समझाया आपने। तो जो बातें हैं, औद्योगिक नीति एक विषय होता है, नीति के अंतर्गत तमाम प्रावधान किए जाते हैं। बहुत से ऐसे MOU भी हुए हैं जो कि प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही होता है कि जब निवेशक आते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो बताई गई नीतियों के अनुरूप क्या सब कुछ पाते हैं। यह सब कुछ तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को ही देखना होगा कि कहीं ब्यूरोक्रेसी तो इसमें बाधक नहीं बन रहा है, सरकार को ही यह देखना होगा कि कहीं राजनीति तो इसमें बाधक नहीं बन रही है। कुल मिलाकर सरकारों को ही ये देखना होगा कि जो नीति सरकार ने उसने बनाई है, क्या सही रूप में, स्थायी रूप में, प्रभावी रूप में धरातल पर काम कर रही है उन निवेशकों के लिए। क्योंकि अगर निवेशक संतुष्ट होते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो मानिए आने वाले दिनों में इसकी संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं निवेश की। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।